माइनस ईपी। कोई डाउट इसमें? सो ये इस प्रॉपर्टी को पढ़ने के बाद हम कैपेसिटेंस निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कौन सी स्लैब इंसर्ट करके, इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो इंसुलेटिंग स्लैब या डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे और देखते हैं कि क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के लिए आता है ये। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब हमने लास्ट टाइम किया था, विद अ डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्लैब अब किया है। इस डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग स्लैब को बॉक्स में डाल के स्टार लगा लेना, ऐसी पीछे वाले एक्सप्रेशन में कंडक्टिंग स्लैब को डाल के सर्कल कर लेना। जब एक्सप्रेशन पूछूंगा ना, फुल सिलेबस टेस्ट में आ जाता है, कभी कभी भूल ही जाते हैं कंडक्टिंग है कि इंसुलेटिंग में क्या फर्क है। ध्यान से, दो एक्सप्रेशन है, कंडक्टिंग का अलग है और इंसुलेटिंग का अलग है, ध्यान से दोनों के एक्सप्रेशन डिफरेंट आएंगे। ठीक है यहां तक? तो ये मैंने इसमें एक स्लैब डाल दी, ये मैंने इसमें एक स्लैब डाल दी। अब क्या हुआ देखो, ये चार्ज Q है, ये माइनस Q है। जब मैं ये डायग्राम बना रहा था तो ये ना स्पेसिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैंने इसको मिटा के ये करना था और उसके ऊपर वाइट कलर का फ्लूइड लगाना था, मैं लगाना भूल गया। तो ये ना सोचो ये कैपेसिटर का पार्ट है, वही पेपर में बना दो और टीचर कहे कि ये क्या चक्कर है, तीन तीन प्लेटें हैं, ये प्लीज़ हटा दो। ये देख रहे हो ये वाली लाइन, ये मैंने डिलीट की है, इसको प्लीज़ हटा दो यहाँ से, ये नहीं है, ये पार्ट ऑफ डायग्राम नहीं है। ठीक है ना? कहीं सोचो कि वो शायद माइनस चार्ज है, वो कुछ नहीं है। तो इसके ऊपर आप प्लीज इसको हटाना। ठीक, नोट्स बना रहे हो इसके, लिख रहे हो? चलो फिर अगली बार यही चेक कर लेते हैं, पहले कैपेसिटर कितना लिख के लाओगे, यहीं तक चेक तो करेंगे ही, तभी बात बनेगी। नहीं तो लिखना ही बंद कर दोगे ऐसे तो यार मज़ा ही नहीं आएगा, आपको कोई चेक तो कोई करता नहीं। मैं एक बार देखूंगा अगली बार क्या करके लाया। देखो तो स्टार्ट करते हैं इसमें। ये आपके सामने ये कैपेसिटर Q एंड माइनस Q, ये स्लैब रख दी हमने, मैंने बीच में पोलराइजेशन दिखा दी। इसमें देखो पोलराइजेशन हुई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, रिड्यूस्ड वैल्यू है, नेट वैल्यू क्या होगी, बाहर की वैल्यू E0 में से EP को क्या करेंगे माइनस, स्लैब की थिकनेस छोटा t है, प्लेट्स के बीच में सेपरेशन d है। अगर मैं स्लैब ना डालता तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A/T। मैंने स्लैब को डाल दिया तो अब कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, क्योंकि Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, कैपेसिटेंस अपने आप आ जाएगी। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का एक शॉर्टकट बताया था। ये डिस्टेंस कितना है d माइनस टी, इधर d कर लेना प्लीज, d। ये डिस्टेंस कितना है d माइनस टी। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो, E0। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का शॉर्टकट बताया था, E0 को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, E0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d माइनस टी। कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है? प्लस इस t रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना है, E, तो E को किससे मल्टीप्लाई कर दें, t से। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या बनेगा, E0 इंटू डी माइनस टी प्लस E इंटू टी। तो E इंटू टी, E0 इंटू डी माइनस टी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? जबकि कंडक्टर के अंदर क्या फर्क था, कंडक्टर में ये रिजल्ट तो सेम था, E0 इंटू डी माइनस टी। कंडक्टर के यहां पे इनसाइड E क्या था, जीरो, तो ये पार्ट क्या हो जाता था, जीरो। इंसुलेटर में ये जीरो नहीं होगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया, ये E का मतलब रिड्यूस्ड वैल्यू या नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का फॉर्मूला क्या था, E0 डिवाइडेड बाय E। E0 का मतलब अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस्ड वैल्यू से डिवाइड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेट वैल्यू क्या आएगी, E0 बाय K। इस E को यहां पुट कर देते हैं,
ई नॉट बाई के, इन दोनों में से ई नॉट कॉमन आ गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पर ई नॉट क्या होता था, लास्ट टाइम बताया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ई नॉट क्या होता है, खाली स्पेस में ई क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस क्या होगा, Q डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को पुट कर लिया, Q से Q क्या हो गया, कैंसल, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहां से डी माइनस टी कॉमन आ गया, तो ये 1 प्लस 1 बाय के। तो ये आपके पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई। कोई डाउट इसमें? ये एक्सप्रेशन को याद करना है क्योंकि ये फॉर्मूला काम आएगा न्यूमेरिकल में। अगर तो कंडक्टिंग स्लैब है, जैसे हमने लास्ट टाइम की थी, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर ये फॉर्मूला चलेगा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी। और अगर स्लैब इंसुलेटिंग है टी थिकनेस की, तो फॉर्मूला चलेगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ये प्रूव हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है स्पेशल केस। अब किसी के मन में ये आया कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब की विड्थ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही अच्छा है। ये ख्याल वैसे कंडक्टिंग स्लैब के अंदर भी आया था। तो किसी ने याद है लास्ट टाइम जाते हुए हमने किया था कि आपने जो कंडक्टिंग स्लैब उसमें डाली थी उसकी थिकनेस d के इक्वल कर दी थी, याद है, t इज इक्वल टू डी। ये देखो यहाँ पे स्लाइड पे देखो, ये t इज इक्वल टू डी का स्पेशल केस था और हमने देखा था कैपेसिटेंस क्या आ गई थी, इनफाइनाइट आ गई थी। कोई फायदा नहीं हुआ हमें इससे। अब सेम एक्सपेरिमेंट यहाँ करके देख लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में अगर d t के इक्वल है, d अगर t के इक्वल है तो पूरी की पूरी स्पेस को हमने किस में भर दिया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ भर दिया। तो d t के इक्वल है, तो कैपेसिटेंस में d t के इक्वल है, तो एप्सिलॉन नॉट a बाई डी माइनस टी की जगह d पुट कर देते हैं, 1 माइनस 1 बाई के। इसे ओपन करते हैं, d प्लस डी बाई के, डी डी कैंसिल, के ऊपर चला गया। तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला विदाउट स्लैब है। स्लैब का मतलब पूरे कैपेसिटर को भर दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, कैपेसिटेंस इसके इक्वल आ गई। वैसे तो पता लग ही रहा है, कैपेसिटेंस पुरानी कैपेसिटेंस से कितने टाइम हो गई, के टाइम। तो इसको इससे डिवाइड करोगे, आंसर के बच गया। कैपेसिटेंस कितने टाइम आ गई, के टाइम्स आ गई। फायदा ये फायदा, एक स्टूडेंट ये बोला कि मान लो मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है बस, और मैं इसे एक मोबाइल फोन के कैमरे के साथ लगाना चाहता हूं ताकि फ्लैश वाला काम हो जाए, पर इतनी स्टोरेज चलेगी नहीं, ये स्टोरेज बहुत कम है। तो मैंने कहा बड़ा कैपेसिटर ले ले। वो बोलता है बड़े कैपेसिटर की प्रॉब्लम ये है कि मेरे को प्लेट्स बड़ी लेनी पड़ती हैं, वो फिट नहीं हो रहा उस मोबाइल में, तो मेरे को इसी जगह में इसकी कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए। तो ये सोल्यूशन दिया कि इसको भर दे फिर एक मटेरियल के साथ विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, और के मान लो एक ऐसा मटेरियल लिया जिसका के ही 80 है। अब सोचो कैपेसिटेंस कितने टाइम हो गई, 80 टाइम। तो 1 की जगह आंसर क्या आ गया, 80 माइक्रोफैरेड। उसी जगह में जो 1 माइक्रोफैरेड की स्टोरेज है वो 80 माइक्रोफैरेड की स्टोरेज हो गई। अब आपको अगर बढ़िया कैपेसिटर बनाना है तो अब आपको इस दुनिया में सिर्फ वो एक डाइलेक्ट्रिक ढूंढना है जिसका के बड़ा से बड़ा हो। बस आपको डाइलेक्ट्रिक के मान लो 200 के की वैल्यू वाला डाइलेक्ट्रिक मिल गया, तो समझो उसी जगह में कैपेसिटेंस 200 गुना ज्यादा हो गई। अभी आपको सिर्फ मटेरियल को स्टडी करना है, उस मटेरियल को भरा जाएगा जिसका के बहुत ज्यादा होगा, उसकी कैपेसिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो क्या बढ़िया तरीका है। अब के की एक और डेफिनेशन आ गई, सी डिवाइडेड बाई कितना, सी नॉट, यानी कि कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक फील्ड, कंप्लीटली विद डाइलेक्ट्रिक एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। ठीक, तो इसकी रेशियो क्या हो गई, के आ गई। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैपेसिटेंस के टाइम हो जाएगी अगर आप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को बीच में डाल दोगे, तो फायदा हो गया। बस ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप बस के डालते जाओ डाइलेक्ट्रिक, तो इसलिए जितने भी कैपेसिटर बनते हैं उसमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल दिए जाते हैं ताकि उसकी कैपेसिटी उतने टाइम्स हो जाए। तो यहाँ तक क्लियर है।